My today's topic is management of scabies. As you all might be knowing what scabies, okay? तो हिंदी में हम लोग अगर बोले तो सूखी खुजली बोलते हैं, एंड देन मराठी में अगर बोले तो उसको खरूज बोलते हैं. तो बेसिकली everyone is well aware about scabies, but here today I'll only highlight about the management. Okay? Now this is a brief introduction. Scabies is basically due to parasite, and the only symptom in this condition is itching. ओके, पेशेंट ये कंप्लेन लेकर आता है कि मैडम बहुत इचिंग हो रही है और फुल बॉडी में, एंड मोस्टली फेस इसमें स्प्रेड रहता है. ओके, तो इसमें पेशेंट को एग्जामिन हम लोग कौन से साइड्स पे करते हैं, तो वेस्ट फेसेस पे करते हैं, देन उसके थाइस पे, बटक्स पे, उसको अपने एक्सिला के फोल्ड पर, इन एरियाज पे हम लोग एग्जामिन करते हैं. हमको स्क्रैचेस दिखते हैं. तो स्क्रैच इज द मेन साइन and itching is the main symptom of scabies. Okay. Now, whenever a patient who is adult, तो जो साइड्स मैंने बताई है वो एडल्ट के साइड्स है. बट अगर छोटा बच्चा आता है, जैसे इन्फेंट्स आते हैं जो बात नहीं कर पाते, उन छोटे बच्चों में आप कैसे डायग्नोस करोगे कि दैट ही और शी इज हैविंग स्केबीज? तो उनके पाम्स एंड सोल्स दिख रहा है. तो पाम्स एंड सोल्स ऑलवेज इन्वॉल्व इन स्केबीज इन एन इन्फेंट एंड नॉट इन एडल्ट्स. तो एडल्ट्स में ये साइड क्यों इन्वॉल्व नहीं होती है? बिकॉज एडल्ट्स हमेशा अपने हाथ धोते रहते हैं, और बिकॉज वो 3 टाइम खाना खाता है तो वो अपने हाथ बराबर धो लेता है. लेकिन इन्फेंट्स जो है वो अपने हाथ नहीं धो पाता, इसलिए उनकी वो साइड जो है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. तो दिस इज द आई थिंक मैंने बहुत ही क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिए है. ना स्ट्रक्चर ऑफ स्केबीज, मुझे लगता नहीं कि स्ट्रक्चर में कुछ इम्पोर्टेंस है. दिस कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पेशेंट अपने पास आता है तो समटाइम्स वो पेशेंट जो रहता है बहुत ही हाइजीनिक रहता है. जैसे कि एक पर्सन है, वो जमात में जाता है एंड ही इज़ वेरी हाइजीनिक. वो रोज नहाता है, परफ्यूम वगैरह का वेल मेंटेन, उसका डेली ड्रेसेस चेंज करता है. देन हाउ ही माइट बी हैविंग स्केबीज, ये बहुत बड़ा क्वेरी है. सो बेसिकली स्केबीज का कारण है कि अगर एक पर्सन कोई भी क्राउडेड एरिया में जाता है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उस इंसान को स्केबीज वेरी कॉमनली हो सकता है. इवन हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी ये बीमारी बहुत कॉमन है, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल्स अपने पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और उनको भी स्केबीज होना बहुत कॉमन है. सो बेसिकली एक ही पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि स्केबीज हमेशा कॉन्टैक्ट से फैलता है. एंड इसीलिए उसके ट्रीटमेंट में भी हमें कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट, मतलब जितने लोग के, मतलब घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 का एक साथ ट्रीटमेंट हो, ताकि अगर एक जन को भी छोटा सा सिम्टम है, बहुत मतलब एक्सैजरेशन नहीं होना चाहिए उस सिम्टम का, उससे पहले वो ठीक हो जाना चाहिए. ओके, सिम्टम्स क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला, इंटेंस इचिंग आती है एंड यूजुअली वर्स एट नाइट. तो वाई यूजुअली वर्सेस एट नाइट, ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आता होगा. तो उसके 3 ही रीजन हैं. एक कि रात में इंसान बहुत ही साइलेंटली सोता है, वो ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रहती है, तो उसको समझ में आता है उसका क्रॉलिंग सेंसेशन. ओके, एंड दिन भर में वो बिजी रहता है, खुद मूवमेंट करता रहता है, इसलिए उसको स्केबीज के पैरासाइट का क्रॉल समझ में नहीं आता. तो दिस इज फर्स्ट रीजन कि रात में उसको खुद समझ में आती है कि मुझे हो रही है. सेकेंड रीजन है कि जो स्केबीज का पैरासाइट है वो थोड़ा सा वार्म, मतलब वार्म क्लाइमेट, वार्म एनवायरनमेंट में बेसिकली वो मूवमेंट ज़्यादा दिखाता है. तो रात के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो जाता है, इसलिए रात में इचिंग होने लगती है. एंड ऐसा भी स्टडी है कि रात के टाइम पे ये पैरासाइट फीडिंग करने के लिए निकलता है अपने बरों में से. स्किन के अंदर वो घर बना के रहता है, मतलब बरो बना के रहता है, तो रात में बरों से बाहर निकलता है जस्ट फॉर द फीडिंग. तो दीज आर द 3 मेजर रीजंस व्हाई रात को खुजली पड़ जाती है. नाउ समटाइम्स अर्टिकुलर रैशेस दिखते हैं व्हेन पेशेंट कम्स टू मी विद स्केबीज. तो अर्टिकुलर रैशेस इज बेसिकली ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, एंड इसीलिए व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू यू, इफ ही इज नॉट अ डायबिटिक पेशेंट, डेफिनेटली गिव प्रेडनिसोलोन, मतलब स्टेरॉइड देना आपको, सो दैट जो भी उसको अर्टिकेरिया हो रहा है वो अर्टिकेरिया पूरा सबसाइड हो जाए. बिकॉज ये अर्टिकेरिया होता क्यों है? क्योंकि जो पैरासाइट है ऑब्वियसली वो एक लिविंग ये है, लिविंग बीइंग है. तो होता क्या है कि उनकी जो फीकल मैटर रहती है, वो फीकल मैटर बहुत ही ज़्यादा एलर्जेंट रहती है, तो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है. कभी कभी क्या होता है कि जो भी स्क्रैचेस हमने किया है वो स्किन ऊपर भी रॉ हो जाती है, और रॉ स्किन में ऑलवेज इन्फेक्शन बैठ जाता है. इसीलिए मतलब ये जो स्केबीज के जो एरिया पे हमने स्क्रैचेस किए वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स भी ऐड करना बहुत जरूरी है.
already I have told you the distribution of the lesion. So it's interdigital spaces, मतलब उंगलियों के बीच में. Then flexor of the wrist. Then क्योंकि वो एरिया में लोग वॉचेस पहनते हैं. And कभी-कभी हाथ धोने में वो एरिया बहुत लोगों के लिए नहीं होते हैं. And so that area is most commonly affected. So the third region is elbows, posterior cupping muscle. Then anterior axillary fold क्योंकि वो एरिया वार्म होता है. Then region of the bed again वो एरिया में 3 लेयर ऑफ क्लोथिंग रहती है, इसलिए वहाँ पे भी स्केबिज होना बहुत कॉमन है. Then the lower portion of buttocks, obviously वहाँ पे warm भी रहता है, many proteins रहते हैं, वो एरिया में cleanliness भी का maintain नहीं हो पाता, इसलिए lower portion of buttocks. Then nipple area, external genital area in women, and implants के face involvement definitely check करना है. Now this photo, then anterior axillary fold क्योंकि वो एरिया warm होता है. Then region of the bed, again वो एरिया में 3 लेयर ऑफ क्लोथिंग रहती है, इसलिए वहाँ पे भी स्केबिज होना बहुत कॉमन है. Then the lower portion of buttocks, obviously वहाँ पे warm भी रहता है, many proteins रहते हैं, वो एरिया में cleanliness भी का maintain नहीं हो पाता, इसलिए lower portion of buttocks. Then nipple area, external genital area in women, and implants के face involvement definitely check करना है. Now this photograph is of a person who is a very neglected एक person है, जिसके पूरे arms में eczematised lesion है. नाउ ये एक अलग टाइप का स्केबिज है और नॉर्वेजियन स्केबिज, जो कि आजकल नॉर्मली दिखने में नहीं आता है नॉर्वेजियन स्केबिज, बिकॉज ज़्यादातर अभी ओल्ड एज होम वगैरह हो गए हैं, तो थोड़ी से निगलेक्टेड पेरेंट्स वगैरह रहते नहीं हैं, तो ये बहुत कम हो गया है. और पहले ज़माने में जैसे वॉर वगैरह होती थी तो डेली बेसिस पे नहा नहीं पाते थे, तो भी नॉर्वेजियन स्केबिज बहुत कॉमन थी. तो अभी जो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स रहते हैं ना, उनमें नॉर्वेजियन स्केबिज बहुत ही कॉमन है. ना ये जो टाइप ऑफ नॉर्वेजियन स्केबिज है, इसका याद रखिए, मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट बताऊंगी. पुस्ट्यूल्स एंड पिंपल लाइक लीजन्स इसमें होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि एरिया जो रॉ जाता है, इसमें बैक्टीरिया बैठ जाता है, इसलिए इसमें पुस्ट्यूल्स आते हैं. पुस्ट्यूल्स आर बेसिकली पॉसिबल डिजीज. ओके, नाउ रैशेस इसमें दिखते हैं. रैशेस क्यों दिखते हैं? और बिकॉज ऑफ द पीसेस उसमें रिएक्शन आने लगती है, इसलिए रिएक्शन आने की वजह से रैशेस होते हैं. नाउ बरोज जो कि बहुत ही रेयरली दिखते हैं, हम बरोज में मिल जाएंगे तो मतलब इतने नहीं दिखता इतना जल्दी. ओके, सो दीज आर द बेसिकली साइंस जो स्किन में लिख के आते हैं, द पस्ट्यूल्स, रैशेस एंड द बरोज. नाउ प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट. नाउ सी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको स्केबिज है, सबसे पहले उसकी एज देखनी है. ओके, सेकेंडली इसको देखना है कि एज में भी दो ही क्राइटेरिया है, 2 ईयर्स से अबव है या 2 ईयर्स के नीचे. अगर 2 ईयर्स के अबव है, आप कोई भी उसको एंटीपैरासाइट स्केबिज की मेडिसिन दे सकते हो, वेरी सेफ, अनलेस एंड अनटिल उसको सीजर्स के कॉम्प्लिकेशन ना हो. 2 साल इज द कट ऑफ, ये आप लोग सब लोगों को याद रखना है. 2 साल के नीचे कुछ मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वो मैं आगे बताऊंगी कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सेकेंड प्रिंसिपल में हमको ये याद रखना है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन अवॉइड करना है, कुछ सेफ भी दे सकते हैं. ठीक है. एंड थर्ड चीज है कि पेशेंट जो है सीजर का ना हो, मतलब उसको एपिलेप्सी की पेशेंट ना हो, क्योंकि कुछ मेडिसिन एपिलेप्सी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है. इस सब चीज के बारे में आगे बता देगा. एंड फोर्थ प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर यू ट्रीट अ पर्सन ऑफ स्केबिज, उसको डेफिनेटली पूछना है कि घर में और कितने लोग इन्वॉल्व है. इसको मास ट्रीटमेंट बोलते हैं. लाइक अगर एक पर्सन अपने पास आया है विजिट करने, इफ ही और शी इज हैविंग स्केबिज, उसको पूछना है उसके पार्टनर को है या नहीं है. इफ इन केस ही सेज कि यस है पार्टनर को, डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि अदरवाइज वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसके पार्टनर से उसको फिर से ये इन्फेक्शन लग जाएगा, ये पैरासाइट लग जाएगा. इसलिए मास ट्रीटमेंट इज द की. सेकेंडली उसको क्लोथिंग, जितने भी उसके कपड़े हैं सबको वॉश करने बोलना है एकदम बॉइल्ड वाटर में. इन केस पेशेंट के पास बॉइल्ड वाटर नहीं है, जैसे वॉर वगैरह के केसेस में बॉइल्ड वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल है, या तो बहुत सी कंडीशन में बॉइल्ड वाटर ना मिल जाएगा, तो इतना ही है कि पेशेंट को 48 आवर्स के लिए जो भी उसने कपड़े पहने हुए हैं उसका सब कपड़ों को एक सेपरेट एरिया में प्लास्टिक केस में बांध के रखने हैं. 48 आवर में अगर पैरासाइट को ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है तो वो पैरासाइट ऑटोमेटिक मर जाता है. इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड थर्डली इट इज नॉट रिलेटेड, ये ट्रीटमेंट में प्रिंसिपल याद रखना है, ये बिल्कुल भी खाने पीने से कोई भी कनेक्शन नहीं है. तो पेशेंट को बिल्कुल ही जो मैं नॉनवेज बंद कर दूँ, नहीं खाना कर दूँ. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट बहुत फ्रस्ट्रेट होकर आता है कि मैडम मुझे ये बंद करने के स्केबिज बेसिकली पैरासाइट्स होता है, तो वार होमिनिस बोलते हैं, सार्कोप्टाइड स्केबिज वार होमिनिस. लेकिन उसी तरह एक और पैरासाइट होता है जो कि पेडिकोसिस कॉज करता है. पेडिकोसिस में
बाकी ऐसे होते हैं। अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं पेडिक्लोसिस कार्पाइटिस, बॉडी में हुआ तो उसको कॉर्पोरेट होते हैं, एंड स्लीपिंग एरिया में हुआ तो इज कॉल्ड पेडिक्लोसिस प्यूबिस। ओके, तो इसमें बेसिकली पेशेंट आपकी कंप्लेंट खुद से बोलते हैं कि मैडम मेरे सीने से जून निकल रही है या मेरे प्यूबिक एरिया में से एक छोटा सा कीड़ा निकल रहा है, so that you have to examine. Okay. So why I am telling you about this pediculosis also? Because the medicine which I am going to tell you about, वो medicine आप pediculosis में भी ले सकते हो और scabies में भी ले सकते हो. इसीलिए knowing what is pediculosis and knowing what is scabies very important. Okay. So treatment profile. So here I have mentioned about gamma benzene hexachloride, or because today's topic is about this only. But I would like to tell you in brief all the things which you can give in a case of scabies. Okay. So if a patient comes to you with scabies, अगर 2 साल के ऊपर है तो तुम उसको परमिशन दे सकते हो, ठीक है, उसको GBSC दे सकते हो, उसको प्रोटामिलॉन दे सकते हो, ठीक है, जिसको ब्रांड नेम अगर मैं बोलूँ तो प्रोट्रैक्स करके आता है तो वो भी आप दे सकते हो। देन थर्डली आप उसको बेंजाइल बेंजोएट दे सकते हो, precipitated sulfur दे सकते हो। तो all these options are open for you in a case of in a person who is more than 2 years of age. Okay, but अगर 2 साल के नीचे बच्चा है तो उसमें आपने सिर्फ परमिशन देना है एंड GBSC भी देना है। तो GBSC डायरेक्टली मत, बिकॉज GBSC बेसिकली इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है जिसमें पैरासाइट ही इसमें फील नहीं होता बल्कि उसके एग्स भी फील होते हैं, तो ये इसका बहुत ही एडेड एडवांटेज है। लेकिन ये ड्रग हम इतने दिनों में भूल क्यों गए? क्योंकि इस ड्रग का बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो करना क्या है, पेशेंट का एब्जॉर्प्शन अवॉइड करने के लिए इस मेडिसिन को हम डाइल्यूट करवा सकते हैं। लाइक इफ यू हैव अ पेशेंट जो कि 2 साल के नीचे है या 6 महीने के ऊपर है, नाउ यू वांट टू गिव हिम GBSC, आपके पास एक ही है, आपके काउंटर पे एक ही मेडिसिन है और आप